नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवीश। नेशन एट 9 में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की खबरें, हर प्रदेश की खबर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर। दरअसल आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। वहीं आज अमित शाह जूनागढ़ एपीएमसी किसान भवन का उद्घाटन और जिला बैंक मुख्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वो सोमनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। ऐसे में अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। आखिरी में शाम 5 बजे गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। बता दें कि अमित शाह ने अपने गुजरात दौरे के पहले दिन गांधीनगर में 49वें जेडी उद्योग सम्मेलन में भाग लिया था, जहां सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा था कि आजादी के बाद भारत का दुग्ध उत्पादन 10 गुना बढ़ा है। 1970 में 6 करोड़ लीटर प्रतिदिन दूध के उत्पादन के साथ भारत दूध की कमी वाला देश था, लेकिन आज 58 करोड़ लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन कर दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कर रहा है। अगली खबर हरियाणा के पानीपत से है, हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पानीपत के समालखा में 6 लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में बीजेपी के 2715 शक्ति केंद्र प्रमुखों को बुलाया गया है। इसके अलावा लोकसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और मंडल पालक भी बुलाए गए हैं। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य भी बैठक में शामिल होंगे। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री का संबोधन भी होगा। सुबह 10 बजे से शुरू होकर यह कार्यशाला सुबह 5:30 बजे तक चलेगी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि इस कार्यशाला में सबकी डिजिटल हाजिरी लगेगी। बैठक में हिस्सा लेने वाले लोगों को कार्ड दिया जाएगा, उसमें QR कोड होगा, वहीं QR कोड से ही डिजिटल हाजिरी लगेगी। अगली खबर आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत को लेकर है, जहां आज हस्तिनापुर में कृषक संगम में मोहन भागवत शामिल होंगे। इसे देखते हुए जम्बूद्वीप शनिवार और रविवार को सैलानियों के लिए बंद रहेगा। भागवत के कार्यक्रम को देखते हुए एडीजी और आईजी ने जम्बूद्वीप स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के कार्यक्रम को देखते हुए उनके रुकने के लिए जम्बूद्वीप में बंगला नंबर 10 तैयार किया है, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हैं। एडीजी ने बंगले के अंदर जाकर निरीक्षण किया और आसपास कड़ी सुरक्षा के दिशा निर्देश पुलिसकर्मियों को दिए। आपको बता दें कि मोहन भागवत किसानों को प्राचीन दिगंबर जैन बड़े मंदिर में मोती धनुष अयोध्यापुरी मंडप में किसानों को संबोधित करेंगे। अगली खबर दिल्ली से है, जहां केंद्र सरकार की ओर से बैन किए गए पीएफआई संगठन के 105 आरोपियों के खिलाफ एआईए ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में पीएफआई के कारनामों के बारे में विस्तार से बताया गया है। उस प्रदेश के कई हिस्सों में आतंकवाद को बढ़ावा देने, राजनीतिक अस्थिरता फैलाने, आपराधिक साजिश रचने और धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा देने के आरोप हैं। पीएफआई के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में दर्जनों मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं एनआईए ने पीएफआई के देश भर की जेलों में बंद सदस्यों के खिलाफ 13 मार्च से अब तक 5 चार्जशीट दाखिल की है। बता दें कि पीएफआई पर मुख्य आरोप है कि वो भारत को 2047 तक एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। अब बात दिल्ली की करते हैं, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को पानी की समस्या से निजात दिलाने की दिशा में बड़ी घोषणा की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पप्पनकला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण के दौरान ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 300 एकड़ क्षेत्र में 26 झीलों का निर्माण कराएगी, जिनसे दिल्ली का जलस्तर बढ़ेगा। जलस्तर को बढ़ाने के लिए किए गए इस प्रयोग के बारे में केजरीवाल ने बताया कि पप्पन झील के निर्माण के बाद यहाँ का जलस्तर 6 मीटर तक बढ़ गया है, जो कि पहले 20 मीटर नीचे पहुंच गया था। सीएम केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि इस प्रयोग के बाद से दिल्ली वालों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी। 26 झीलों के अलावा दिल्ली में 380 वाटर बॉडी भी बनाई जा रही है, जिससे दिल्ली झीलों का शहर तो बनेगी, साथ ही साथ पानी की समस्या से भी निजात मिलेगा। इतना ही नहीं, एरेटर्स लगाकर झीलों के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ाई जाएगी, ताकि पानी पीने लायक हो सके। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर है, जहां आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा करेंगे। इस दौरान वो हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करेंगे। सीएम योगी राम जन्मभूमि में बन रहे राम मंदिर का काम देखेंगे और वहां चल रही परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। इसके अलावा सीएम योगी की अधिकारियों के साथ मीटिंग भी होगी। बता दें कि इससे पहले यह खबर सामने आई थी कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण निर्धारित समय से 3 महीने पहले पूरा होने की संभावना है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां राजधानी लखनऊ में अवध महोत्सव का आगाज हो चुका है। 18 से 22 मार्च तक चलने वाले
इस महोत्सव में तमाम जगहों से आए कलाकार अपनी अपनी कला से लोगों का दिल जीत रहे हैं। महोत्सव में अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, जहां एक तरफ मोटे अनाज की प्रदर्शनी लगाई गई है तो वहीं दूसरी तरफ हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाई गई है। बड़े पैमाने पर लोग इस महोत्सव को लेकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं। अगली खबर भी यूपी से है, जहां प्रयागराज में दिन दहाड़े हुए महेशपाल हत्याकांड में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार के मालिक रुखसार अहमद उर्फ पिंटू को बहराइच से पकड़ा। रुखसार अहमद उर्फ पिंटू बॉर्डर पार करके नेपाल भागने की तैयारी में था। रुखसार उर्फ पिंटू ट्रैवल एजेंट बताया जा रहा है। जानकारी है कि वो घर से ही फोन पर लोगों को किराए पर गाड़ियां मुहैया कराता था। उसने करीब साल भर पहले प्रयागराज में बिरयानी सेंटर चलाने वाले नफीस अहमद से ये कार खरीदी थी। वो बिरयानी सेंटर के संचालक नफीस अहमद का दूर का रिश्तेदार था। बता दें कि रुखसार अहमद उर्फ पिंटू वारदात के बाद से ही घर छोड़कर फरार हो गया था। वहीं बिरयानी सेंटर के संचालक और क्रेटा कार के असली मालिक नफीस अहमद को पिछले कई दिनों से जांच एजेंसियों ने हिरासत में ले रखा है। अगली खबर कानपुर से है, जहां पुलिस के कथित दुर्व्यवहार से नाराज समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने पुलिस कर्मियों पर जानवर जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश की है। बता दें कि कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक इरफान सोलंकी अलग अलग आपराधिक मामलों में इन दिनों महाराजगंज जिला जेल में बंद है। सोलंकी ने आरोप लगाया था कि अदालत में पेशी के बाद उन्हें कुछ पुलिसकर्मियों ने धक्का दिया था। सोलंकी ने पत्रकारों के सामने जोर जोर से बोलते हुए आरोप लगाया था कि खाकी वाले हमेशा उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं और उनके साथ एक जानवर की तरह व्यवहार करते हैं। सोलंकी ने कहा कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण विधानसभा में बड़ी घोषणा की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं पर दर्ज केस को वापस लेने का ऐलान किया। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राजधानी देहरादून में प्रदर्शन और पुलिस पर पथराव करने वाले बेरोजगार युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो बेरोजगार युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे उनके मुकदमे ही वापस लिए जाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि वो प्रदेश के युवाओं के हितकारी रहे हैं। यही कारण है कि अब उन सभी मुकदमों को वापस लिया जा रहा है जो लाठीचार्ज और पत्थरबाजी के दौरान बेरोजगार युवाओं पर हुए थे। बता दें कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर पिछले महीने उत्तराखंड में युवाओं का जबरदस्त आंदोलन हुआ। अगली खबर भी उत्तराखंड से है, जहां आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टनकपुर दौरा है। आज वो सरस मेले का शुभारंभ करेंगे। वहीं शाम 4:45 पर मिनी स्टेडियम हेलीपैड बनबसा में पहुंचेंगे। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी 4:55 पर टनकपुर से खाटू श्याम मंदिर तक संचालित बस सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं फिर शाम 5:15 पर सीएम टनकपुर में सरस आजीविका मेला स्थल पर पहुंचकर 5:15 पर सरस मेले में पहुंचेंगे, जिसके बाद वो खटीमा रवाना हो जाएंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर और बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। निर्धारित दौरा कार्यक्रमों के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह 11 पुलिस ग्राउंड हेलीपैड राजधानी रायपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 11:45 पर कांकेर जिले के विकासखंड नहरपुर स्थित ग्राम करप पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री वहां पर लोकार्पण, भूमि पूजन कार्यक्रम और कोसरिया मरार समाज के शपथ ग्रहण समारोह और महासम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद दोपहर 12:55 पर हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होंगे और कांकेर के पोर्ट गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल खेल मैदान दोपहर 1:05 पर पहुंचेंगे और ग्राम बाबू दबेना में दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके पश्चात मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और दोपहर 3:05 पर बिलासपुर जिले के जैन इंटरनेशनल स्कूल पहुंचेंगे। अब बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कर लेते हैं, जिन्होंने भोपाल के जम्बूरी मैदान में जन अभियान परिषद के प्रस्फुटन समितियों एवं स्वैच्छिक संगठनों के महाकुंभ में वो शामिल हुए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक जमाना था जब मध्य प्रदेश अंधेरे का घर था, सड़कों पर गड्ढे थे, लेकिन आज शानदार सड़कों का निर्माण बीजेपी सरकार ने कराया है। बिजली, पानी, सिंचाई का जाल बिछाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। अब तो पाकिस्तान वाले भी कहते हैं कि या अल्लाह हमारे पास भी मोदी हो जाता। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने लाडली योजना बहना की जानकारी दी। अगली खबर में मध्य प्रदेश से है, जहां बालाघाट में एक चार्टर प्लेन क्रैश हो गया। हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर किरनापुर थाना क्षेत्र के भक्कू टोला गांव के जंगल में हुआ। प्लेन में एक प्रशिक्षु पायलट और एक प्रशिक्षु को पायलट सवार थे। हादसे में दोनों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को निकाला गया। पुलिस के मुताबिक पायलटों में एक महिला पायलट भी थी और इस प्लेन ने महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के बिरसी एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। बता दें कि प्लेन को आखिरी बार 18 मार्च दोपहर करीब 2:45 बजे बालाघाट के किरनापुर में लोकेट किया गया।
फिलहाल दुर्घटना का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन अधिकारियों ने खराब मौसम के कारण हादसा होने की आशंका जताई। अब बात करते हैं पंजाब की, जहां खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई चल रही है। पंजाब पुलिस ने अजनाला हिंसा समेत कई मामलों में अमृतपाल और उसकी संस्था वारिस पंजाब दे से जुड़े 78 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके बॉडीगार्ड दलजीत कलसी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अमृतपाल अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, मगर पुलिस उसे पकड़ने के लिए पूरे सूबे में व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। बता दें कि पुलिस ने अब तक की कार्रवाई में 1.315 बोर राइफल, 12 बोर की 7 राइफल, 1 रिवॉल्वर और अलग अलग कैलिबर के 373 जिंदा कारतूस समेत 9 हथियार बरामद किए। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद की। खबरों में फिर रुख करते हैं पंजाब के अमृतसर में G20 सम्मेलन के तहत आज से 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है, जिसमें 20 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक में लेबर विषय पर बातचीत की जाएगी, जिसमें कोरोना काल में हुए बदलावों और उस समय के दौर में लेबर की परेशानियों की चर्चा की जाएगी। इसके अलावा 2 विषयों को प्राथमिकता में रखा गया है, जिनमें से पहला महिलाओं और काम का भविष्य है, जबकि दूसरा विषय सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा है। लेबर 20 की बैठक के अलावा अमृतसर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग देशों के डेलीगेट्स को विभिन्न स्थलों पर ले जाया जाएगा। बता दें कि बैठक के लिए 20 देशों के उच्च पदाधिकारी भाग लेने के लिए अमृतसर पहुंच चुके हैं। बैठक को लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अब खबर राजस्थान से है। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान बजट पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश का बड़ा राज्य है और यहां पर 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने से जनता को लाभ मिलेगा, जिससे वो सीधे तौर पर अपनी समस्या अपने खुद के प्रशासक तक पहुंचा सकेंगे। तो वहीं राहुल गांधी के बीजेपी की तरफ से माफी मांगने पर भी सीएम गहलोत ने बयान दिया और कहा कि पहली बार देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष खुद ही सदन को चलने नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किस बात की माफी मांगे। सीएम गहलोत ने कहा कि पहले पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। जर्मनी और कोरिया में भारत के खिलाफ जो बातें कही हैं, सीएम ने केंद्र सरकार को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भी की। अब रुक करते राजस्थान की ओर, जहां आज से आईटी फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। राजधानी जयपुर में हो रहे इस 3 दिवसीय आईटी डे फेस्टिवल हजारों की तादाद में युवा इसमें भाग लेंगे। राज्य के युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुशल बनाने, रोजगार सृजित करने और राज्य हित में भविष्य की संभावनाएं तलाशने के लक्ष्य से आयोजित हो रहे हैं। इस फेस्टिवल के लिए गहलोत सरकार ने 36.82 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और जवाहर कला केंद्र परिसर में यह आयोजन होगा। इस दौरान कॉमर्स कॉलेज परिसर में रोजगार मेला लगाया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों और विशेषज्ञों के बीच मंथन होगा। खबरों में अब रुक करते बिहार का, जहां नालंदा में बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी के अजीबोगरीब बयान से बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। दरअसल उन्होंने रमजान के मौके पर सरकार द्वारा मुस्लिम कर्मचारियों को समय सीमा में दी गई छूट पर बयान दिया। अशोक चौधरी ने कहा है कि भारत में 90% मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान हैं। ये मुसलमान कोई लंदन और अमेरिका से नहीं आए हैं। ये सब दलित हैं जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में छुआछूत की परंपरा से तंग आकर मुसलमान बन गए, तो कुछ बुद्धिस्ट बन गए। अब बात झारखंड की कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में अपने ऑफिस में झार नियोजन पोर्टल को लॉन्च किया। श्रम नियोजन विभाग की तरफ से तैयार किए गए इस पोर्टल से सरकार ने नियोक्ता और रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की। पोर्टल पर नियोक्ता व्यवसाय और उससे संबंधित मानव दल की जानकारी साझा कर सकते हैं। साथ ही अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भी कर सकेंगे। इस पोर्टल के लॉन्च होने से राज्य में प्राइवेट कंपनियों के 40,000 वेतन तक की नौकरियां करने वाले 75% पदों पर हुनरमंद स्थानीय युवाओं की नियुक्ति में अब तेजी आएगी, जिससे युवाओं की राह और आसान होगी। अब बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वच्छ जलवायु हो, हमारी आय भी बढ़े और आय के साधन भी बढ़े। इस दृष्टि से बजट तैयार किया गया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य होगा जहां प्राइवेट ऑपरेटर को बस खरीदने के लिए 50 लाख और टैक्सी खरीदने के लिए 10 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। बात अब मौसम की करते हैं। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में वीकेंड पर मौसम ने करवट ली है। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई और ठंडी हवाओं के साथ ओले भी पड़े, जिस वजह से मौसम एक बार फिर ठंड का एहसास करा रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहावना है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश के जारी रहने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिन तक गरज के साथ बारिश हो सकती है, जिसके चलते अगले 2 से 3 दिन तक तापमान में भी गिरावट होगी। बता दें कि बारिश न होने की वजह से फरवरी में भी बढ़ते तापमान के साथ मार्च जैसी गर्मी का एहसास हो रहा था, मगर अब मार्च में एक बार फिर गुलाबी ठंड की वापसी हुई है।
मौसम विभाग की माने तो आज भी दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे, साथ ही हल्की बारिश और बौछारों की संभावना है। अब खबर कश्मीर से है, जहां आज एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील और जबरवन पहाड़ियों के बीच में स्थित इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन में रंग बिरंगे फूल खिल चुके हैं। गार्डन में 68 किस्मों के 15 लाख से ज्यादा ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं। यहाँ घूमने आने वाले लोगों के लिए सभी सुविधाओं को ध्यान रखा गया है। रेन शेल्टर भी पर्याप्त संख्या में बनाए गए हैं ताकि जब मौसम खराब हो तो बारिश से लोग बच सकें। लगभग 30 हेक्टेयर वर्ग जमीन में फैले इस गार्डन में पिछले साल रिकॉर्ड 3,60,000 पर्यटक आए थे और इस बार पिछले साल का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि ट्यूलिप गार्डन को 2007 में खोला गया था। अब खबर केरल से है, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केरल सरकार को आड़े हाथों लिया। कोच्चि में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि केरल में एक के बाद एक दूसरा घोटाला सामने आ रहा है। मौजूदा केरल सरकार के सदस्यों पर ही नहीं, सरकार में सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति पर गोल्ड स्मगलिंग मामले में गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसके बावजूद वो सत्ता में रहने की भूख के चलते अपने पद पर बने रहना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां बेंगलुरु के गोविंद राजनगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हो गई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पथराव किया और लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया। इस झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। एक दूसरे पर हमला कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए आखिरकार पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। पूरी घटना गोविंद राजनगर के एक मैदान में हुई, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महिला सम्मेलन कार्यक्रम के प्रचार के लिए बैनर लगाए थे। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कथित तौर पर इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस हिंसा में पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। हालांकि इस घटना को लेकर 3 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां पुणे में बड़ा सड़क हादसा हो गया। मुंबई से बेंगलुरु जा रही एक प्राइवेट बस हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसा पुणे के बावधन के पास मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर हुआ। हादसा इतना बड़ा था कि बस पलट गई, जिसके चलते 5 लोग घायल हो गए। पुणे दमकल विभाग के अधिकारी के मुताबिक घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब खबर तमिलनाडु से है, जहां राज्यपाल आर.एन. रवि ने अन्नाई वायलेट कला और विज्ञान कॉलेज के 22वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को देश के विकास में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश सरकारों के कारण नहीं बल्कि लोगों के कारण विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश की समृद्धि के लिए नागरिकों का योगदान और विकास अहम है। अगली खबर कर्नाटक से ही है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी में टिकट के लिए होड़ तेज हो गई है। सांसद जीएम सिद्धलेश्वर ने बसवराज बोम्बई समेत पार्टी के लिए टिकटों के आवंटन की अनिश्चितता की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसको कहां से टिकट दिया जाए, कोर कमेटी घोषणा करेगी। किसी को नहीं पता कि किसे कहां से टिकट मिलेगा। यहां तक कि बसवराज बोम्बई को भी नहीं पता कि उन्हें शिवाकी से टिकट मिलता है या नहीं। सांसद जीएम सिद्धलेश्वर ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय नेता निर्णय लेते हैं। आलाकमान तय करेगा कि किसे कहां से टिकट दिया जाए। अगली खबर बीआरएस पार्टी की एमएलसी के कविता से जुड़ी हुई है, जहां दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में गिरी के कविता को लेकर तेलंगाना में जमकर राजनीतिक विवाद जारी है। आपको बता दें कि बीआरएस एमएलसी के कविता के खिलाफ शहर के कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में के कविता को ईडी के साथ साथ शराब की बोतल के साथ दिखाया गया है, जिसको लेकर बीआरएस ने विरोध भी जताया है। इससे पहले पूरे हैदराबाद में बीजेपी पर कटाक्ष करने वाले नए पोस्टर लगाए गए थे। अलग अलग जगहों पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के साथ वांछित चिन्ह वाले पोस्टर देखे गए। पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष किया गया था। मोदी के 15 लाख रुपए के वादे की स्वीकृति जैसे स्लोगन लिखे गए थे, जिसके बाद पोस्टर वार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब अगली खबर खेल से जुड़ी हुई है, जहां आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 3 मैचों की वनडे सीरीज में फिर से टकराएंगी। इससे पहले 17 मार्च को टीम इंडिया ने सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया था। आज विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है और अगर भारतीय टीम ये मुकाबला जीत लेती है तो वो 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेगी। भारत के जीतने की संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि विशाखापट्टनम के आंकड़े भी भारत के पक्ष में हैं। इस मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की परेशानी बढ़ाने वाला है। भारतीय टीम यहां पिछले 10 साल से वनडे मैच नहीं हारी है। यहां हुए 9 मुकाबलों में से भारत ने 7 में जीत दर्ज की है और 1 मैच हारा है, जबकि 1 मैच टाई रहा है। इतना ही नहीं, इस मैदान पर विराट कोहली और रोहित शर्मा खूब रन बनाते हैं।
अब रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की तरफ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृतपाल सिंह की तलाश जो है वो तेज हो गई है। अमृतपाल का दोस्त पुलिस हिरासत में आ चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब से, अमृतपाल सिंह की तलाश तेज हो गई है। अमृतपाल सिंह का जो दोस्त है वो पुलिस हिरासत में है। हिरासत में पुलिस ने दलजीत कलसी को ले लिया है। पंजाब पुलिस ने गुरुग्राम से दलजीत कलसी को पकड़ा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृतपाल सिंह की तलाश तेज हो गई है। अलग अलग ठिकानों पर उसकी तलाशी की जा रही है, उसकी खोज की जा रही है। लेकिन अमृतपाल सिंह कैसे फरार हो गया? 78 जो समर्थक थे अमृतपाल के, उनको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ दलजीत कलसी को भी हिरासत में ले लिया है पुलिस ने। लेकिन अमृतपाल अभी भी फरार है और उसकी लगातार तलाश की जा रही है। अगली बड़ी खबर आपको उज्जैन से बताते हैं। उज्जैन में पुलिया से टकराकर बस पलट गई और सड़क हादसे में 25 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिया से टकराकर एक बस पलट गई और इसमें 25 यात्री जो थे वो घायल हो गए। जिला अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार की वजह से हादसा हो गया। उज्जैन से राजकोट जा रही थी बस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क हादसे में 25 यात्री घायल हो गए। उज्जैन में पुलिया से टकराकर बस पलट गई। अगली बड़ी खबर आरएसएस से जुड़ी हुई है। कृषक संगम में शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गौ आधारित जैविक कृषि संगम का आयोजन किया जा रहा है। गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने की ये पहल है। भारतीय किसान संघ की पहल से किसान जो है वो काफी खुश हैं। देश भर से 147 किसानों की टोलियां मेरठ पहुंची। करीब 800 जैविक किसानों को बसों से हस्तिनापुर पहुंचाया गया है। जन जागरण यात्रा का आज मोहन भागवत समापन करेंगे। 15 फरवरी से चल रही है जन जागरण यात्रा। तो आरएसएस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ में कृषक संगम का आयोजन हो रहा है, जिसमें मोहन भागवत हिस्सा ले रहे हैं। तो कार्यक्रम में आज शामिल होंगे मोहन भागवत। जन जागरण यात्रा का भी आज समापन है। 15 फरवरी से जन जागरण यात्रा चल रही है, जिसका आज समापन